सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। मैं थोड़ा समय की कमी और आप लोग जानते हैं मार्च फाइनल चल रहा है, लैपटॉप के लिए बैठने से काम करने पड़ रहे हैं, उस कारण में पूरा टाइम नहीं दे पाई। लेकिन मैंने जितना भी टाइम दिया या आपने जितने भी साथियों को सुना तो वो बहुत बेहतरीन आप लोगों का प्रेजेंटेशन था। और क्रिटिकल कमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आलोचना होना, चैलेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम सीख नहीं पाते। जैसे कभी हम लोग सोचते हैं ना कि यार क्या फर्स्ट पोस्टिंग मिली रुद्रपुर ब्लॉक पे, इतने चैलेंजेस कि 10 to लेके 10 to 5 तक फुर्सत ही नहीं है। यहाँ से निकलो तो 4 इश्यूज, जैसे बाहर निकली तो आप लोगों ने मुझे अपनी कुछ समस्याएं बताई, हमारे जो साथी जिनको साइकिल वेरिफिकेशन में उसमें लगना है। यहाँ से निकली एसडीएम सर के लिए जा रही थी तो पता चला कि मुझे रामनगर पहुँचना है। सोचते कुछ है होता कुछ है। लेकिन मुझे ये लगता है, अब मेरी समझ में आता है कि अब आप मुझे कोई भी टास्क दे दो, मतलब जो नए नए टास्क आते हैं ना उनसे हम नई चीज़ें सीखते हैं, नए जियोस पढ़ते हैं, नए ऑर्डर्स पढ़ते हैं, उनसे वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम पढ़ रहे होते थे या हमने जिस डिग्री में मास्टर किया है या जो भी हमारे पास डिग्री है उसमें हमने वो चीज़ें भी पढ़ी जो हम आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई चीज़ें नहीं आती। मैं कभी अगर छोटे बच्चों की बुक्स खोल के देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चे को आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है, उससे अपने आप को मोटिवेट करो, बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है। ठीक है, कभी हम भी, लेकिन वो कम से कम जिस स्थिति में है उससे थोड़ा सा उनका बेटर है, वो सही गलत में अंतर करना सीखे। अभी हम जहाँ गए थे वहाँ बच्चों की यही थी कि बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे जिसने प्रेरित कर दिया, फिर बाल मन होता है, जिसने जो समझाया वो समझ लेते, हम प्रभावित हो जाते हैं। हम थोड़ी देर में अच्छी अच्छी बातें करने लगे तो हम प्रभावित हो जाते हैं। वो तो बच्चे हैं छोटे, तो आप जैसा चाहोगे आप वैसा बनाओगे, आप निर्माण करता हो। आपके पास बहुत बड़ी पावर, बहुत ज्यादा, बस उस क्षमता को पहचान लो। जब हम किसी भी विषय की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक विचारक बनने में सहायता प्रदान करना होता है। गणित शिक्षण के साथ ऐसा वातावरण उत्पन्न करना कि बच्चे अपनी हालतों को समझने के लिए और अपने विचारों के विकास को बताने के लिए प्रेरित हों। गणित शिक्षण करते समय यह ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे गणित से डरे नहीं, बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करें। कक्षा में किए जाने वाले कार्यों में गणित के जुड़ाव के गुण होने चाहिए। मैंने लिया गिनती, मेरा जो टॉपिक था गिनती और गिनना। एक पहल, गिनती क्या है? कब हम कहेंगे कि बच्चों को गिनती आ गई? बच्चे शुरू में बोल देते हैं 1 से 100 तक गिनती बोल देते हैं, लिख भी लेते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम लिखने को कहते हैं तो वो बहुत आराम से लिख भी लेते हैं। तो क्या हम सोचे कि उनको गिनती आ गई? कब हम कहेंगे कि बच्चों को गिनना आ गया? अगर कोई बच्चा बिना रुके 1 से 100 तक गिनती सुना देता है या लिख देता है तो क्या हम समझे बच्चों को गिनती आ गई? इससे गिनने पर विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों के साथ हमने एक्टिविटी भी की। एपीएफ की टीम थी, उसमें अश्वनी सर थे, तो हमने कलर का डिब्बा लिया, उसमें 12 कलर थे। वैसे को भी समझना होगा कि 3 क्या है। गिनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी कई प्रक्रिया कौशल है। उन्हें आमतौर पर संख्या पूर्ण अवधारणाएं कहा जा सकता है, जैसे दूर पास। जैसे जब हमारे स्कूल में बच्चा आता है, कक्षा 1 का बच्चा है, वो पहले से जानता है कि दूर क्या है, पास क्या है, हल्का क्या है, भारी है। पहले उस पर काम किया जा सकता है उन बच्चों के साथ। एक बच्चा जब 1 2 3 आदि बोलते हैं तो एक निश्चित क्रम में बोला जाता है, तभी वह गिनती बनती है। इसमें संबोधित करते हैं, जैसे 1 बोला तो 1 बोली या 1 कंकड़ ले लिया बच्चों के साथ, 2 बोला तो 2 कंकड़ ले लिए, और दूसरा इसी में एक की एक संगति करते हैं। शुरुआत में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन हम जब उनके साथ रोज एक्टिविटी इस तरह से करते हैं तो वो सीख जाते हैं। गिनने के लिए समूह बनाना जरूरी हो, गतिविधि सॉर्टिंग, छांटना। हमने बहुत सारे डिब्बे में रबड़ और पेंसिल रखी और उनको बच्चों को उनसे कहा कि वो छांट के उनको अलग अलग करें और उनको गिने ले। जैसे ये दोनों कंबाइन कर लिए, उनको अलग अलग करने के लिए कहा। इसके साथ बच्चे और ओरली उनके साथ गिनेंगे भी। 1 रबड़ 1 पेंसिल हमने जो अलग अलग करी है उनको अलग अलग गिनेंगे भी। इसके साथ छाटी गई पेंसिल को या रबड़ से, जैसे हम लोगों ने हिंदी में रूट टू रीड का भी शुरू किया, तो जैसे 4 है तो उसके साथ 4 का प्रश्नों का समझ बच्चे नहीं बना पा रहे, तो उस समझ को किस तरह से किया जाए, बच्चे किस तरह उसको समझ पाए, इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चा जोड़ना घटाना बुरा भाग सब जान रहा है, उसको अच्छे से आत्मसात है कि कैसे करना है। लेकिन जैसे ही कोई बातचीत प्रश्नों को पढ़ रहा है, पढ़ते ही उसका सब गायब हो जाता है कि क्या करें। तो इसी के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई। उससे पहले कुछ जो मैंने पेपर में लिखा उसको मैं पढ़ना चाह रही हूँ। जांच
लेते हैं पहला अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य, अच्छा है लेकिन संकीर्ण है, रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दें। और दूसरा ऊंचा लक्ष्य है बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। स्कूली गणित के संदर्भ में पहला उद्देश्य विशिष्टता संख्यात्मकता से संबंधित, जैसा कि हम अभी नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यद्यपि हम शुरुआत उसी से करते हैं, लेकिन हमारा जो वृहद उद्देश्य है कक्षा 5 पढ़ने के बाद हमारा बच्चा जब गांव में जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो क्या उसके अंदर उसके मस्तिष्क में गणितीकरण हो चुका है या नहीं, हमारा फोकस यहाँ रहता है। इसके लिए मैंने कुछ कार्य योजना बनाई है। एक प्रभावशाली शिक्षाविद ने सुझाव दिया था कि समझने के लिए शिक्षा प्रतिनिधित्व के 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण है गतिविधि आधारित, दूसरा छवि आधारित, जिसे चित्रात्मक भी कहते हैं, और तीसरा है प्रतीकात्मक, प्रतीक या भाषा के आधारित। तो इबारती प्रश्नों को हम यहीं से लेकर चल रहे हैं। जब हम इबारती प्रश्नों को सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले गतिविधि, बच्चों के बीच में हम किस तरह की गतिविधि कराएं जिससे बच्चों के लिए इबारती प्रश्नों को समझ पाना या कक्षा करने वाली गणित के बीच में जो भयंकर खाई है उसको बच्चा कैसे पार पाए, इस पर काम करना। तो गतिविधि आधारित में हमने लिया बच्चा कम से कम पढ़ लेता और पढ़ के समझ लेता। अभी मेरा बच्चा हिंदी तो पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जोड़ के सवाल जैसे ही आप बोर्ड पे लिखोगे कर लेगा, उसको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब उसको भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तब वो इबारती प्रश्नों को पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। दूसरा है कि छात्र छात्राओं को, इसके उद्देश्य जो है, छात्र छात्राओं को गणित के इबारती प्रश्नों को हल करने में रुचि का अनुभव होगा। छात्र छात्राएं इबारती प्रश्नों में उचित गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करने में सफल होंगे। छात्रों में शैक्षिक संप्राप्ति का स्तर सुधरेगा। जो डर वाली मेरे द्वारा विभिन्न गतिविधियों और अभ्यास कार्य कराए जाएंगे। बच्चों को परिवेश में स्थित मूर्त वस्तुओं की सहायता से सिखाएं। जैसा कि गतिविधि आधारित मैंने 3 बताए थे इसके चरण, गतिविधि, छवि और प्रतीकात्मक। तो जो पहला है हमारा गतिविधि, उसमें हम मूर्त वस्तुओं की सहायता से कैसे इबारती प्रश्नों को हल करना शिक्षा कक्ष में कराया है, तो बच्चा जरूर समझ पा रहा होगा। लेकिन ये एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये 1 दिन में 2 दिन में हम कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, श्यामपट्ट पर चित्रों के माध्यम से सिखाना। बच्चों को श्यामपट्ट पर भी गणित संक्रियाएं चित्रों के माध्यम से सिखाई जा सकती हैं। हम पीछे शो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार अभ्यास करना है इन सब चीजों का, एक बार में नहीं होगा। ये आपका इबारती प्रश्नों को लेकर अगर हम महीना भर भी अभ्यास करते हैं ना बच्चों के साथ तो कम है। अब मैं प्रतीकात्मक पे आ गई, मैंने भाषा ली है, चित्रों का काम खत्म हो गया। अब मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ कि मेरे पास 15 पेड़ थे और मुझे 5 बच्चों के अंदर 5 बच्चों को वो 15 पेड़ डिवाइड मतलब दे देंगे, कैसे बांटेंगे। तो अब बच्चे को बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करानी है, बहुत सारी गतिविधियां दी हैं, बहुत सारे चित्र दिए हैं। अब वो अपनी कॉपी में क्या कर सकता है, फटाफट 15 पेड़ भी बना सकते हैं। और ये भी नहीं लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही पढ़ना को तो थोड़ा मन अजीब हो जाता है बच्चों का, लेकिन जैसे ही वो नाटक कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, क्लास के 2 बच्चों को या 4 बच्चों को, जितने बच्चों की हमें जरूरत है उनको बुलाया, सब्जी वाला बना दिया। तो अपने परिवेश से भी इस तरह के अनुभव होते हैं जो बच्चे हमारे पास आते हैं कि उनके पापा या तो दुकान कर रहे होते हैं या कुछ और इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे अनुभव उनके पास होते हैं। जब जैसे हमने उनको बोला कि बेटा तुमको सब्जी वाला बनना है, तुमको दूध वाला बनना है और तुमको ये बनना है और अपना सामान बेचना है, तो उससे हमको क्या निकल के आ रहा है। फिर कक्षा 2 में इसके लिए हम अलग अलग गतिविधियों को मैंने स्टेप बाय बांटा है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा स्थानीय मान की अवधारणा अगर बच्चे में क्लियर है तो उसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 जो संक्रियाएं हैं हमारी, उसमें मददगार रहता है। तीसरी बात ये है जो मुझे समझ में आती है, स्थानीय मान की अवधारणा को अगर बच्चा बहुत अच्छे से समझता है तो जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है वो उसको टाइमली और शायद जल्दी उसको कर पाएगा। अगला है बच्चों में बहुमुखी पैटर्न, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड पे वो काम कर पाता है। जब हम बच्चों को समूहीकरण सिखाते हैं, 10 के समूह सिखाते हैं, तो 1 से 10 के बाद 8 से 18 भी 10 है, या 29 से 29 से 39 भी 10 है। इस ढंग से वो फटाफट अपनी संक्रियाओं में उसको लगा सकता है, जिसको मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड का नाम दिया है। इसके अलावा स्थानीय मान की अवधारणाएं जो थोड़ी बड़ी क्लास में हमारा बच्चा चला जाता है, 4th या 5th में जाता है, तो स्थानीय मान की अवधारणा अगर उसको क्लियर है उसके दिमाग में, तो जो टेली मार्क्स है वो उसमें भी उसको मदद करता है। इसके लिए ये तो हमारे जो क्लासिकली हम लोग ट्रेडिशनली अभी तक बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके अलावा मैंने 2 अन्य गतिविधियां अपनी ओर से जोड़ी हैं। उसमें एक जो पहली गतिविधि है जो हम कक्षा 1 में इस्तेमाल करते हैं वो है तीलियां या बंडल बनाना।
जिसमें बच्चे 10-10 के बंडल बना रहे होते हैं और वो जान पाते हैं कि 1 से 9 के बाद जब 10 है तो 10 का एक बंडल है, 10, 20, 30 करके 100 तक हम सिखा रहे होते हैं। उसके बाद कक्षा 2 में जाके हम सजाती और विजाती समूह में बांटना जब बच्चों को सिखा रहे थे कि 5 एप्पल है या 5 मैंगो है, उसके बाद अलग कौन सा है, या 2 बनाना मैंने उसमें लगा दिए, फिर वो समूह बनाना सीख रहे होते हैं जब हम उनको 1000 तक की या सैकड़े तक की संख्याएं सिखा रहे होते हैं। ये तीसरी गतिविधि थी। चौथी गतिविधि में हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि स्थानीय मान में जब हम उसको 2450 लिखो या इस टाइप की बातें करें। लेकिन इन सबसे पहले जो मैंने जो अपनी ओर से 2 गतिविधियां इसमें इंक्लूड की थी, उसमें सबसे पहले थी कि बच्चों के साथ खेल करना। अभी सोनी मैम ने भी बताया था, हमारा मैथ्स में जो मैंने बताई है और उसके अनुसार मैंने एक पैटर्न बनाया। जो पैटर्न शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो पैटर्न बेस मैंने काम किया। थैंक यू। बच्चों को क्योंकि मापन अपने आप में बहुत वाइड और बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बच्चों को इतने इजीली हम समझा नहीं सकते। अगर हम कहेंगे ऑन पेपर से अगर हम बच्चों को कुछ बता दें तो शायद बच्चों के लिए इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें हम फिजिकली कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम उसमें डालें तो वो बच्चों को काफ़ी इजीली समझ आ सकता है। और कोशिश यही रहती है कि बच्चे उसमें कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए जब भी हम बच्चों को मापन पढ़ाते तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को पहले कंपैरिजन के बारे में बताना चाहिए कि जो उनके आसपास की जो भी शेप्स हैं, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो उनमें कंपेयर कर सके कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी। क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट शुरू करते हैं तो मैंने देखा बिगनर्स के लिए हमेशा कंपैरिजन पहले पढ़ाया जाता है, तो कि मतलब कौन सी छोटी है, बड़ी, छोटी बड़ी में, स्मॉल बिग, मतलब ब्रेड्थ उसकी मतलब लंबाई चौड़ाई में काफ़ी चीज़ें मतलब डिफ्रेंशिएट करना बच्चों को बताया जाता है पहले। तो उसके बाद जब बच्चा कंपेयर करना सीख जाता है, वो खुद भी अपने आप से देखता है, अपने मतलब स्कूल में अपने क्लास में ही देखता है कि कौन सी चीज़ मुझे दरवाज़ा बड़ा लग रहा है, खिड़की छोटी लग रही है, तो वो बता सकता है। और शेप्स के बारे में भी उसको काफ़ी कुछ समझ आने लगता है। फिर उसके बाद ही बच्चों को हम लेंथ ब्रेड्थ के बारे में बताते हैं कि भाई बेटा ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, हाँ। लेकिन मतलब उसके लिए बच्चों को, अब जैसे मैम ने कहा, दुनू मैम ने कहा कि बच्चों को मैथ्स बिल्कुल एक्यूरेसी बेस्ड है, मतलब बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाओ तभी बच्चों को समझ आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी बेस्ड मैथ्स में मतलब मेजरमेंट एक्यूरेसी बेस्ड नहीं है, उसमें आप अप्रॉक्स से ही शुरू करेंगे देन एक्यूरेसी की ओर जाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्चे को पहले ही दिन से स्केल लेके बोलेंगे नहीं बेटे ये नापो, इसको बताओ कितना है, तो वो शायद कभी भी नहीं बता पाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा और शायद उसको मतलब फोबिया सा हो जाएगा उससे कि मैं ये कैसे करूँगा, और एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो कहीं किसी हद तक नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हैंड स्पैन यूज़ करते हैं कि मतलब बच्चों को हैंड स्पैन से नपवाएं, उनकी अपनी टेबल, उनकी अपने बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, हाँ, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराएं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो डर है मेजरमेंट को लेकर वो कम हो जाएगा और वो शायद इंटरेस्ट भी लेने लगेगा। और उसको होमवर्क में मतलब ये दे सकते हैं कि तुम अपने घर की जो भी कोई आर्टिकल है उसको नाप के आना हैंड स्पैन से या लेग स्पैन से। अपने जैसे क्लास से टॉयलेट तक की दूरी नापो कि कितनी है, क्लास से गेट तक की दूरी नाप के आओ हैंड लेग स्पैन से कि कितना है। बच्चों का सबका अलग अलग होगा, वो मतलब एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि आप मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, एक अंदाज लग जाएगा। उसके बाद बच्चों को आप स्केल का यूज़ करना बताएं कि आप स्केल से कैसे नापेंगे। फिर उसके बाद बच्चों को मतलब स्केल का यूज़ करने के लिए मतलब ये होगा कि बच्चों को अपने क्लास की चीज़ों के लिए पहले स्केल का इस्तेमाल करें, क्योंकि एकदम से आप कह दें कि नहीं 1 सेंटीमीटर से ही नापना है तो शायद बच्चा थोड़ा सा बाउंड हो जाएगा। तो पहले तो वो गलत ही करेगा, क्योंकि गलत करके इंसान सही चीज़ सीखता है। तो मेरे हिसाब से यही सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए और बच्चों को लर्निंग वाइल प्लेइंग बताएं अगर ये चीज़ें, और फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा मेजरमेंट बताया जाए तो ज़्यादा बच्चों को हद तक समझ आएगा। वैसे तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन तो बच्चों की जब कक्षा में जाएंगे तो पहले तो बच्चे छोटे रहते हैं, शांते हैं कि मतलब आगे क्लास में शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को हम रीड करते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। उसके लिए हम पहले ही आगे कक्षा में पूछते हैं उनसे कुछ इस तरह के सवाल ताकि वो नॉर्मल हो जाए। पूछते बेटा नाश्ता करके आए? हाँ सर मैंने करके आया। कुछ बोलते नहीं सर मैंने नहीं किया। फिर पूछते सब
तुमने एक कप चाय पी? तो हाँ सर मैं तो 2 कप चाय पी के आया। फिर तुमने पूछा भाई तुम बताओ कि तुम नाश्ता करके आए? हाँ। सर तुमने कितने रोटी खाई? बताया सर मैं 3 रोटी खाया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कहते हैं मैं तो खाए चाय पी के आया। तो उसके घर से मतलब जोड़ते हैं ताकि बच्चा 1 2 3 कुछ कहना सीख जाए और सीख करके आता ही है। लेकिन कुछ बच्चों को ये बात बताने से कुछ बच्चे सीखते भी जो एकदम नहीं बोलते हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं और कहते हैं। फिर हम शुरुआत करते हैं कि भाई चलो बच्चों आज हम लोग खेल में या कहानी के माध्यम से या चित्र के माध्यम से आज हम गिनती सीखेंगे। तो फिर बच्चों को गिनती सिखाने के लिए जो है कई तरीके हैं इसमें। और उद्देश्य शिक्षा का गणित के जो गिनती है उसको सिखाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है उसको पर्यावरण मतलब इससे सामाजिक इस परिवेश से जोड़ करके हम देखें और उससे उसको विचारधारा उससे जुड़े। कोई सामान खरीदने जा रहा तो भी अंकों का ज्ञान होना जरूरी है और उसकी आधार पर ही वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है। जैसे रुचिकर बनाना है शिक्षा को, विचार व्यक्ति को महत्व देना है, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना है, स्वतंत्र भाव का विकास करना है, बच्चों का अनुभव शिक्षण का से जोड़ना भी है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं और समाज में और यहाँ आके क्या करते हैं, उनको किस तरह से उसको पिरोया जाए ताकि आगे वो अपनी जो आगे की समझ है बढ़ा सके, तर्क शक्ति क्षमता शक्ति को। और जैसे बड़े छोटे का ज्ञान, जैसे बड़े छोटे के आकार में हम बड़े छोटे का ज्ञान कराते हैं, लेकिन यहाँ बड़े छोटे का मतलब 1 2 3 4 संख्याओं से। तो उनको संख्याओं का ज्ञान कराने के एक संख्या में एक कोई वस्तु लिया आपने तो 1 दिखा दिया, हमारी पेंसिल बना दिया आपने, या कोई चित्री बना दिया, कहा बच्चा देखो बेटे देखो 1 होता है, इसको 1 ऐसे लिखते हैं। 2 है हमने 2 पेंसिल उठाई या 2 चित्र बना दिया, हमने कहा बेटे देखो ये इसको हम 2 ऐसे करते हैं, इससे लिखते हैं, इसको बोलते भी 2 है। तो बच्चे घर से सीख के छोटे छोटे शब्द आते ही हैं। गिनती भी 10 तक लगभग 9 तक 10 तक या बहुत बच्चे तो ऐसे टैलेंट है कि 100 तक भी सुना देते हैं। कम उम्र के बच्चे होते हैं, ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं, तो उसी हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। जैसे कम बच्चे कमजोर बच्चे जो नहीं गिनती कर पा रहे 9 तक नहीं कर पा रहे तो उनको अलग छांटते हैं, तेज बच्चों को अलग छांटते हैं। छांटने के बाद एक एक बच्चे को जो है तेज बच्चे को उसके बीच में शामिल कर देते हैं ताकि कोई समस्या आए तो बच्चा भी उसको हेल्प कर सके। क्योंकि अगर कमजोर बच्चे एक जगह रहेंगे उससे पूछेंगे नहीं, उससे समझेंगे नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको अलग अलग करना जरूरी है। अलग अलग करके छांट के उसमें से एक बच्चों को रात तेज बच्चे को एक बैठाइए और फिर उसके बाद से आप पढ़ाना चालू कीजिए। उसके बाद क्योंकि हम घर में रह के शायद ही है कि हम इतनी सारी वर्कशीट वगैरह एक दूसरे से जो हमारे इसमें ऑनलाइन कार्यशाला में सबने एक दूसरे का टास्क पूरा करा था तो हम लोग उसको देखते थे और ये लगता था कि हम भी कुछ करें और बीच बीच में जो हमारी गुंजन मैडम है वो कमेंट देती थी ना तो ये लगता था कि और मिले तो हमें और मिलेगा। तो इस तरह से ये लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे और बच्चा कुछ भी वर्क करेगा और हम उसको रिवार्ड्स देंगे तो बच्चा क्या करेगा कि वो सोचेगा कि हम कुछ और करें, मैडम ने हमें गुड दिया है, वेरी गुड दिया है या कुछ करा है तो हम उसको और करें। तो इस तरह से मैंने गणित में वार्ती सवालों पे अपना टॉपिक लिया था जोड़ वार्ती सवालों के लिए। तो मैंने कुछ वर्कशीट तैयार की थी और मैंने स्कूल में अपने बच्चों से के साथ उसको सॉल्व भी करा। हम 2 और 2 4 अगर बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा उस तरह से नहीं सीखता है, लेकिन हम अगर मूल चीजों से पहले हम बच्चे को जोड़ तो सिखा देते हैं और बच्चा सीख भी लेता है, लेकिन जब विवादती प्रश्न उसके सामने आता है तो थोड़ा बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें मैडम कई बच्चे तो एकदम कहते हैं इसमें जोड़ करना है कि घटाव करना है, क्या करना है। तो अगर हम शुरू से ही कक्षा 1 से ही वार्तिक प्रश्नों को छोटे छोटे वार्तिक प्रश्न लेके चलेंगे तो कक्षा 5 तक बच्चा जब हिंदी पढ़ना अच्छे से सीख जाएगा और सवाल को पढ़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि हम इस सवाल में क्या करना है। कुछ बच्चे तो अधिकतर बच्चे तो बता ही देंगे कि इसमें जोड़ करना है, घटाव करना है। इसी तरह अगर हम छोटे बच्चों के सामने अगर कहें कि तुम्हारे पास एक बच्चे के पास 2 टॉफी है और दूसरे बच्चे के पास 4 टॉफी है तो कुल मिला के कितनी, उसमें हमें उसको थोड़ा बताना है। और अगर हम बच्चे से ये पूछें कि तुम 10 रुपए लेके बाजार गए थे और 5 रुपए की आलू लाया, 2 रुपए का प्याज लाया तो बच्चा फटाफट बताएगा मैं 10 रुपए लेके गया था, 5 रुपए का आलू लाया, 2 रुपए का प्याज लाया तो मैंने 10 रुपए दिए तो उसने 3 रुपए वापस कर दिए। तो इस तरह से बच्चा सारी चीजें जो उसके संपर्क में होती है वो बता देता है। तो मैंने ऐसे ही एक वर्कशीट तैयार की थी और मैंने उसमें कुछ प्रश्न किए थे और बच्चों से करवाए। जैसे रामू के पास 205 रुपए थे, उसके पिताजी ने उसे 105 रुपए
और उसकी माँ ने उसे 315 रुपए दे दिए। बताओ रामू के पास कुल कितने रुपए हो गए? उनके पास इतने रुपए, पिता ने इतने दिए, तो उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? इस तरह बच्चे ने जोड़ के पूरा सॉल्व किया सवाल। अगर हम इसी तरह से बच्चों के साथ शुरू से ही इबारती प्रश्नों को लेकर कक्षा 1 से चलेंगे तो 5 तक बच्चा अच्छे से करने लगेगा। मैं अपनी बात नहीं सुनाती। कक्षा शिक्षा में बच्चों को सिखाते समय कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उससे निपटने के लिए कौन कौन सी तकनीक या गतिविधि अपनाते या कराते हैं, सभी साथियों ने अपने अनुभव साझा किए ताकि अन्य साथी भी अपने शिक्षण में शामिल कर सकें। इनमें से जो टॉपिक था, इनमें मैंने जो टॉपिक लिया उसमें था गिनती सिखाना। बच्चा जब विद्यालय आता है तो उसे गिनना आता है, जिसे वह अपने परिवार और परिवेश से सीखता है। जैसे जब बच्चा स्कूल में आता है तो हम उससे जब परिचय लेते हैं, परिचय करते हैं, उससे नाम पूछते हैं या उसके माता पिता का नाम पूछते हैं। पहले उसको हम अपने साथ जोड़ते हैं। उसमें जैसे आप गिनती सिखाना जब शुरू करेंगे तो उससे पूछते हैं आप कितने भाई बहन हैं या आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं। इन प्रश्नों के जवाब वह सरलता से दे पाता है, पर इन बातों से हम यह नहीं कह सकते कि बच्चे को गिनती आती है। विद्यालय में बच्चों को गिनती पढ़ना और लिखना सिखाने से पूर्व मूर्त वस्तुओं से गिनना, समूह बनवाना, समूह में से अलग करना आदि अभ्यास कराना, परिवेश से कंकड़ पत्ते आदि गिनवाकर समूह बनवाना, कम ज़्यादा या का अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों के साथ कार्य का अनुभव, क्योंकि ये मैंने जो लिखा था बोलने के हिसाब से नहीं लिखा था, सर ने कहा कि कुछ भी जो भी आपके एक्सपीरियंस हो वो लिखना, तो उसी तरीके से मैं इस जो पीरियड में जब हम शीट बांटने गए तो वो सब्जी बेच रहा था घर का, और एक त्रिपाठ की बात देखे, मैंने उससे पूछा हमें भिंडी की, उससे मैंने पूछा भिंडी कितने की है ये? उन्होंने कहा 40 रुपए किलो है सर। मैंने कहा अच्छा 10 रुपए की बता दे कितनी देगा। उसने सेकंड भर भी नहीं लगाया और 250 ग्राम, तो सब दो गया, सब बिल्कुल कि ये हो क्या गया। फिर मैंने उससे कहा कि ये 50 रुपए दिए और मैंने कहा 10 रुपए की भिंडी। उसने दी 10 रुपए की तोल कर और उसके बाद फटाक से 40 रुपए निकाल के भी दे दी। हाँ, और ऐसा नहीं कि 20-20 के दोनों, 10-10 और 5-5 के सिक्के भी थे। मैंने उसने ऐसे गिन कर दिए और बिल्कुल परफेक्ट। ये जो अवधारणाएं थी जो उसके व्यवहारिक जीवन को प्रभावित कर रही थी, ऐसी ही अवधारणाएं चाहिए हमें जो उसको बिल्कुल पिंच करती हो, जो उसके व्यवहार को हर तरह से जोड़ती। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी, एक मैंने शायद अजीम जी टेन जी के जब वर्कशीट चल रही थी उसमें भी एक बात साझा की थी। बात तब की है कि मैं अपने बच्चे को ही पढ़ा रहा था और क्लास 4th में है बेटा। संतोष मंडल जी ने कहा कि बात मुझे बिल्कुल सही लगी, जब हम क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के तरीके से देते हैं तो बच्चा कर लेता है, वो आराम से कर लेता है। मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि अगर 5 रुपए की चॉकलेट अगर तुम्हारे को चाहिए और तुम्हारे पास 2 ही रुपए हैं तो कितने रुपए और दे दो कि तुम ये चॉकलेट खरीदो? तुरंत गिना फटाफट। मैंने कहा क्या करा आपने आखिर, इसके पीछे क्या धारणा क्या थी, क्या सोचा तुमने इसके लिए? मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए थे, मैंने और आगे के लिए 5 तक, कितने हो गए? मैंने कहा बिल्कुल सही है ये चीज। आगे क्या करोगे? बड़ी संख्याएं देता गया और वो पहले गिनता रहा। जब उसको गिनना टफ हो गया तब उससे मैंने कहा कि अब क्या करना है? मैंने कहा जोड़ करना है। उसे बताया कि मैं जोड़ की अवधारणा पे लेकर आया कि इसे ऐसे करोगे तो ईजी रहेगा गिनना, और गिनने के बाद आगे जोड़ना लेकर आना था उसे। तो जोड़ की अवधारणा को समझाना था, मैंने समझाने की कोशिश करी उसे इस तरह से, और उम्मीद है आप मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं। सबसे पहला काम होता है कि उसका टीचर से इंटरेक्शन। वो डरता है, वो टीचर से उतना खुल मिल नहीं पाता। टीचर उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो टीचर से अपने घर के सदस्यों की तरह बिहेव नहीं कर सकता, उसकी तरह बातें नहीं कर सकता, उनकी तरह उनसे हंसी मजाक नहीं कर सकता। उसके अंदर के डर को दूर कर पाएंगे और जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है
उसको मजबूती दे पाएंगे। और वो मजबूती तभी आएगी जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर हो। क्योंकि जब बच्चा छोटा सा स्कूल में आता है 5 साल में, तो उसको इस संख्या पूर्व अवधारणा में जो चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, जनरली सभी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। हमें उसको कुछ सिखाना नहीं होता है, बल्कि उससे सीखना होता है। सीखना इन सेंस कि हम चाहते हैं कि वो अपनी चीज़ों और अनुमान, दो चीजों पे मैडम ने बात करी कि एक तो जो जब किसी चीज का मेजरमेंट किया जाता है, तो एक चीज में अच्छा कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सारे पार्टिसिपेंट्स को मिक्स करने होंगे। मैथ्स जो एक सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं रिंका सिंह नाम की, तो आप आगे यहाँ पे घबरा रहे थे, जरूरत नहीं थी, कोई घबराता नहीं है, हम सब अपने एक तरीका, लेकिन फिर भी जब हम इस एज में आके, मतलब ऐसा नहीं है हम लोग को भी कभी डायरेक्टर या डीसी खड़े कर देते तो हमारी टीमें खाली या डीएम खड़े कर देते तो वो हमारे भी पैर काम करते तो वो बट नेचुरल ह्यूमन है, तो फीलिंग्स वो एक फीलिंग जो है। लेकिन आप एक चीज को सोचिए कि जब हम इतने बड़े होने के बाद, मीन्स एक मेच्योर एक एडल्ट होने के बाद हमारी ये स्थिति है कि हम एक जगह पे अपने आप को घबराहट फील कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट किड। और स्पेशली मैं बहुत ऊंचे लेवल की बात नहीं करूँगी, सिर्फ 1 और 2, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम एलिमेंट्री लेवल से है, तो हम जो भी बात कर रहे होंगे वो मेन हमारा फोकस होगा, जो भी हमारा सेमिनार भी है या जिससे हम लोग अपनी टास्क दे रहे हैं, हम जो अपने वर्कशॉप कर रहे हैं, वो एवरीथिंग इज रिलेटेड ओनली दोज किड्स हु आर स्टडीइंग इन 1 और 2। तो जो घबराहट वो जब हम इतना फील कर रहे हैं, तो वो बच्चा कितना फील कर रहा है, जो छोटा बच्चा ना हार्डली कितना 7-8 साल का होगा, जो 2 में पढ़ रहा होगा, या 9 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो अब जो मैम ने एक बात बताई थी कि जो मानव इकाई का महत्व और एक अनुमान है, हमने नापा की बालिश, ठीक है, अंगल, ठीक है, या फिर एक जो परफेक्ट इकाई है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। और वो जो स्टार्टिंग करी जाती है मैथमेटिक्स, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो बहुत एक्यूरेसी मांगता है। मैं इसको रिलेट करूंगी अपने आप से, आप सब के वो साथ साथ चलेंगे, जो मैंने नोट करे तो मैं बताऊंगी। जो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जो धरातल है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे मकान बनाते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल प्लेन चाहिए होता है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमारी बिल्डिंग सही से नहीं डिपेंड करता है। ठीक ऐसा ही मैथमेटिक्स के साथ बाकी सब और सब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बाद में अचीव करे जा सकते हैं। और मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दूंगी अपने साथ। शायद मैंने कई बार बोला भी है कि मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, और शायद मैं आज जो पीछे रही कहीं पर वो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है उसका मेरे पीछे रहे योगदान को गया, वो एक माइनस पॉइंट है कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है। अब उस बहुत वीक होने का कारण वही सिरोही मैम आपकी वाली घबराहट, दूसरा मुझे अच्छे शिक्षक ना मिले। अब अच्छे शिक्षक ना मिलने का मतलब टीचर कोई होता है अच्छा या बुरा, मतलब एक ऐसा शिक्षक जो शायद मेरी कमियों को समझ के मुझे पढ़ा पाता। टीचर तो भाई वो जो भी होंगे मेरे एक्टिंग में जब रहे होंगे 6-7 में, तो वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे, तभी उनकी अपॉइंटमेंट होगी, है ना। हम तो यही मानते हैं टीचर अपनी जगह है तो वो अपने सब्जेक्ट का प्रकांड है और वो योग्य है। इसका मतलब मेरी कुछ कमियां थी जो मैं मीन्स की समझ नहीं पा रही, समझ निकाल के आई थी कि समझ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शायद वो चीजें नहीं समझ पाती थी, वो वही रहा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 में मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, 6, 7, 8 में वो कंपलसरी था तो मुझे लेना पड़ा। शायद वो कंपलसरी नहीं होता तो मैं छोड़ देती, जैसे मैंने 9th में छोड़ दिया था। जब मैं 9th में गई तो साइंस होता था, साइंस में हल्की फुल्की मैथमेटिक्स होती थी। उसका कारण ये कि मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो डर है, ये जो घबराहट है मैथमेटिक्स के, बाकी सब्जेक्ट से मुझे लगता है डर नहीं है। जैसे जब हम लोगों ने पीसीएस का एग्जाम दिया था फर्स्ट वाला, जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए, वो सब्जेक्ट एक था, हमने जो पढ़ा, जैसे मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट था या मेरा इंग्लिश था तो मैंने उससे लिया। लेकिन जो सेकंड वाला एग्जाम दिया था उसमें वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे, उसमें मुझे मैथ्स भी पढ़ना था। तो मैंने कोशिश करी, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, ज्योग्राफी नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं थी, पॉलिटिकल मेरा नहीं था, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़े और वो सीख गई। वो सारे सब्जेक्ट मेरी समझ में आ गई, हिस्ट्री मेरी समझ में आ गई, पॉलिटिकल साइंस मुझे समझ में आ गई, साइंस मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैथमेटिक्स मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि और सब्जेक्ट थे वो अचीव किए जा सकते, पढ़ के समझ के, लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन क्लियर होना और वो जो मैं फिर वही कह रही हूँ कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो डिपेंड करता है कि जब वो बच्चा 1-2 का हो तब उसको सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो वो जो इकाइयों का मापन है या फिर उसका जो अनुमान है, उन चीजों का डिफरेंस और उन चीजों की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स क्लियर तभी होती है जब उसमें एक्यूरेट आता है। 2+2
कभी भी 3.5 या 4.5 नहीं होगा, वो 4 है तो वो 4 ही होगा। दैट इज एक्यूरेसी। उसके बाद हम दोनों को मिला के मैं बात करूंगी, सोनी को और हसीन बानों को। आप दोनों ने बात करी इबादती प्रश्न। सबसे पहले जब मैं आप लोगों को सुन रही थी मेरी समझ में नहीं आया इबादती प्रश्न क्या है, जब सोनी ने कवर किया, लेकिन जब हसीन बानों ने आई उन्होंने थोड़े एग्जाम्पल, फिर मेरी समझ में आ गया कि इबादती प्रश्न क्या है। अगर मैं कक्षा 1 में जाऊंगी और मैं बच्चों से कहूंगी ठीक है बेटा कॉपी खोलिए, आज मैं आपको इबादती प्रश्न पढ़ाऊंगी, आधा तो उनका मूड ऐसे ही खराब हो जाएगा। व्हाट इज है क्या, मैंने ये लिखा था कि इबादती प्रश्न क्वेश्चन क्या है, लेकिन देखिए जब आपने जो एग्जाम्पल था, मैंने कहा मैं स्कूल में जाती हूँ बेटा क्या बोलते हैं गिनती आती है तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। अच्छा कौन सुनाएगा काउंटिंग, किसी का हाथ नहीं खड़ा होता। लेकिन चलो 1 2 कौन सुनाएगा तो सबके हाथ खड़े हो जाएगा। इसका मतलब कहीं वो चीज बच्चों को आती है, वो चीज जैसे हमने कहा अल्फाबेट्स आते हैं या वर्णमाला आती है, वो नहीं सुनेगा, सुना उसको नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा कि सुना दो उसने पूरी सुना दी। हमने कहा अल्फाबेट सुना दो, स्मॉल अल्फाबेट सुना दो या कैपिटल स्मॉल कोई होगा हो गया ना जो फेसबुक पे चलता है कैपिटल लेके कैपिटल बी ये नहीं, जब उसने कहा अल्फाबेट सुना तो उसने नहीं सुना, ABCD आती है उसने सुना दी। तो ये चीजें बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। और एज पर देयर लेवल, जब हम ठीक है हम 6th 7th 8th में पढ़ा रहे हैं या 9th में या इंटरमीडिएट लेवल पे हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो वहां सीधे आ जाता है, या साइंस में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत या चलिए प्लवन का नियम या गति का नियम, सीधे आ जाते हैं। लेकिन जब हम कक्षा 1-2 के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें भी वो चीज अच्छे से समझनी चाहिए कि जो हमारे सामने वाला बच्चा है वो बहुत छोटा है और वो प्लेन स्लेट है, हमने उसको लिखना स्टार्ट करना है, तो उसके बेसिक फाउंडेशन क्लियर करनी है। आज आपने सीखा, जैसे मैडम ने एग्जाम्पल दिया था, मुझे समझ में आया कि राम के पास तुम्हारे पास 2 टॉफियां हैं, मैं पापा ने 2 टॉफी ऑर्डर की, कितनी हो गई 4 हो गई। अच्छा हमने एक अपनी बहन को दे दिया, कितनी बची, ये अगर आप उसे कहेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब उसकी मजबूत होती है जो फाउंडेशन आपने बनाई वो सॉलिड होती है, बढ़ाया काम तो धीरे धीरे लाइक भाई एक्यूरेसी ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, फिर और चलिए स्थानीय मान है, फिर और चलिए और लेवल की हाइट उसके इंक्रीज होती चाहिए। कुछ चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताई कि जो ये हम लोग सॉलिड चीजों से या मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों जाते कंसेप्ट से थ्योरी की तरफ जाने का जो है वो बहुत ईजी है कि हमने उसको सिखाया कि 4 कंकड़ इकट्ठा करो, 4 पेंसिल इकट्ठा करो, तो वो चीज बता देता है। ठीक है, उसके बाद जो आशा का मैंने बात करी स्थानीय मान और समूहीकरण, हाँ वो भी ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है अपर लेवल की बात है। और उसमें जो समूहीकरण आपने बताया कि हमने कहा कि एक टाइप के कर दो, संतरा कर दो, या एक तरह के स्केच के कलर एक तरफ निकाल दो, एक तरह की जो दिखने वाली चीजें कुछ चीजें इसमें वही ना पर्सपेक्टिव देख के भी, चीजें देख के भी गोल चीजें हैं क्योंकि आकार भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। भाई गोल चीजें कहा, गोल उठा के एक तरफ रख दो, सिक्के या जो पेपर्स वगैरह के गोल शेप में करते थे वो उसने उठा के एक तरफ रख दिए। तो इसका भी महत्व है कि जो हम उसको प्रैक्टिकल कराते हैं वो भी उसकी जो एजुकेशन है या जो उसकी लर्निंग है जिससे हम कराते हैं उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। अच्छा जो आई थिंक और खबर हुए रमा गंगा ने बताया कि जो आपने बताया कि हाँ संख्याओं का ज्ञान हमने उसको एक्टिविटी के साथ सिखाया, हमने उसे सिखाया, हमने राइम्स बेस करा। अगर आप लोग को एक बार मेरे पास जब मैं एजुकेशन पढ़ाती थी तो मेरे पास एक बच्चा आता था तो वो मुझे रोज कविताएं सुनाता था, नहीं छोटा सा बच्चा था, उसकी बहनों को मैं पढ़ाती थी, वो ऐसे आता। हम लोगों को जब हम एलियन से जुड़े तो ये चीज हमें बहुत क्लियर करनी कि दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर एलिमेंट्री है, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने ये जो प्रोग्राम है इसको सॉलिड करना है फाउंडेशन में, हमने बच्चों का प्रारंभिक ज्ञान भी ठीक करना है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी सर भी हमें बता रहे थे और मुझे लगता है कि हम में से किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि हम एक ऐसे जो जॉनर है या एक ऐसे ग्रुप को सर्व कर रहे हैं जो बहुत और बहुत नीडी है या बहुत उनको हमारी जरूरत है और हमें वो जरूरतें पूरी करनी है क्योंकि ये ईश्वर का हमें है कि हमें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां हम ये कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम हमें इस स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दे दी, क्यों भाई हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है तुम पढ़ाना चाहते हो लेकिन कुछ लिमिटेशन से हमारे कुछ दायरे हैं और हम लोगों को भगवान ने दिया है कि हमारा टास्क ही है तो हमने उसको काम करना है। दूसरा एलिमेंट्री लेवल पे अभी तो आप लोग मैथमेटिक्स के हैं लेकिन हम तीनों प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। जब एलिमेंट्री लेवल है तो वो बहुत सरल और सामान्य होना चाहिए, बहुत टफ बहुत परिष्कृत या बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी मुझे भी लगता है क्लास में चले जाती हूँ थोड़ा बोलो ना पुराने नंबर ढूंढ जाते हैं तो पुराना सब्जेक्ट
टीचर है तो हम पीजी तो है ही है, बट अगर बीएससी आप जो भी सब्जेक्ट मैं एक क्वालिफिकेशन वाइज बात करें, इंटर भी अगर मैथ्स में तो वो बच्चा स्टार्टिंग में है क्लास 1 में, तो हम उसे गिनती भी सिखा रहे हैं, तो हमने बहुत इजी वर्ड लाने हैं, बहुत समान सी बातें लानी है। सिखाते समय आप लोगों ने जैसे जो भी अपने जो भी बाकी प्रश्न थे, स्थानीय मान थे, समूहीकरण था या घबराहट थी या राइम्स के साथ उसको रिमेन करके उसको कनेक्ट करके सिखाना था, तो उसमें एक चीज ये ध्यान रखनी थी कि हम पूरी क्लास के लिए टीचिंग कर रहे हैं, ना कि किसी एक ऐसे स्टूडेंट के लिए या एक स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप के लिए जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, जिसे सब आता है, जिसे स्थानीय मान के कंसेप्ट क्लियर है, जिसे गिनती बहुत अच्छे से आती है, जिसे कैलकुलेशन आती है, जिसे बाकी प्रश्न आते हैं, उनके लिए हम काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं अपनी पूरी क्लास के लिए। जैसे अगर आपका लेसन प्लान है, आज आपने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स में माना गुणा सिखाना है, बहुत छोटा क्लास 1 को गुणा सिखाना है, तो पूरी क्लास को गुणा सिखाना है। ऐसा नहीं कि गुंजन अमरोही मैडम क्या बात हो गई, मैडम तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपका मैसेज भी पढ़ रही थी, क्या दिक्कत हो गई? तब जब आप उसका अटेंशन ग्रैस्प करोगे, जब आप उसको सिखाओगे कि चलो 4 कंकड़ लेके आते हैं बाहर से, लेके आओ, तुम 2 कंकड़ लाना, तुम 4 लाना, तो फिर देखो कैसा तमाशा होगा, सब खुश है, कोई वो बात ही नहीं होगी, तुमको गिन के बताएंगे मैडम मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, रख दो सामने टेबल पे, फैला दो कि चलो भैया। धारणाओं पे काम, मतलब उसके काम से बात बननी नहीं है। जो मैं तीसरी बात, बस केवल इसी को बात करके मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबको अलग भी करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 10-12 लोगों ने गिनती पे बात करी, लेकिन सबके लेख अलग थे। वो अलग क्यों थे, बस मैं केवल उसी बात पे बात कर रहा हूँ। वो केवल इस कारण अलग थे क्योंकि शिक्षण प्रक्रियाएं क्या है, आपने अपने बच्चों के लिए क्या शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया, कैसे किया, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं, लेकिन बस यही वो चीजें हैं कि जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। ये अगर हम देखें कि आप अपने बच्चों के संदर्भ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे बच्चों का संदर्भ क्या है। अब उस संदर्भ का इस्तेमाल आप अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस में कैसे कर रहे हैं, यही हमारा लेख, मतलब हमारे लेख इसी के हिसाब से डिफरेंट होंगे। हम कैसे उनकी कॉन्सेप्ट्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भिन्न को भाग से कैसे जोड़ रहे हैं, हम और किसी भी कॉन्सेप्ट को जोड़ने, अगर हम गुणा पढ़ाने जा रहे हैं तो हम जोड़ की अवधारणा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी हायरार्की है और बहुत सारी बात आजकल हायरार्की को लेकर हुई भी है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो हम कौन से मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे टीएलएम्स की बात करी, संपर्क किट ऑलरेडी हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे बखूबी शिक्षक कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल किया भी जाना चाहिए। स्थानीय समझ के ऊपर ही, सॉरी स्थानीय मान को लेके ही हमारे पास 5 टीएलएम है ऑलरेडी उसमें, लेकिन कौन सी क्लास में कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आशा राणा ने बहुत अच्छे से बात करी, और भी कैसे उसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लेख इसी के ऊपर पूरा हो सकता है और वो हमारे साथियों के साथ में हो सकता है। आप अभी हम लोगों ने अभी देखा लर्निंग आउटकम के ऊपर ब्रज किशोर सर ने बात करी, क्योंकि लर्निंग आउटकम, क्योंकि इसी के लिए तो हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो किस क्लास के लिए, क्लास 2 में जोड़ का क्या मामला आ जाना चाहिए बच्चे को, क्लास 3 के बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, क्लास 4 के बच्चे को जोड़ में क्या आ जाना चाहिए। शायद यही सारी चीजें हमारे जो पूरी शिक्षा प्रक्रियाएं हैं इनको डिफरेंट करेंगी। उसी तरीके से अगर हम 5 में चाहे तो जो मैं कह रहा हूँ कि बड़े उद्देश्य की बात सोनी मैम ने करी कि हमारा कहीं ना कहीं हम अवधारणाओं के पीछे ज्यादा चले जाते हैं, जोड़ गुणा भाग, और वो भी मानक कलम विधि को ऊपर नीचे रख के वही उन पे हमारा फोकस ज्यादा जाता है, जबकि कहीं ना कहीं कौशल के ऊपर जो बात हम कह रहे हैं, बच्चों के दिमाग में अगर ये मैथमेटाइजेशन की प्रोसेस लानी है तो कहीं ना कहीं इन कौशलों को हमें फोकस करना ही पड़ेगा। उसी के अलावा अगर मैं 6 और 7 में देखूं तो असेसमेंट के ऊपर अभी बहुत सारा सर ने भी बोला और बहुत सारे साथियों ने भी उसके ऊपर रखा। असेसमेंट केवल इसलिए नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा दिया और उसका असेसमेंट करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट को कितने अच्छे तरीके से हमारी जो आज की वर्कशीट जो हमने अभी देखा है कि हमने वर्कशीट का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया है। आप उस वर्कशीट में देख रहे होंगे कैसे वो बच्चों की लर्निंग भी कर रहे थे और उनको उनका असेसमेंट में भी हमें सहयोग कर रहे थे, और उसी असेसमेंट से हम फिर प्लानिंग करके बच्चों के साथ में अपना काम कर रहे थे। तो कैसे ये आकलन या असेसमेंट हमारा लर्निंग में हेल्प करेगा, ये सारी चीजें में, ये 6-7 बिंदु हैं जिनके बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे। और यही वो चीजें हैं जिससे सारे लोग अलग होते हैं,
सबको आता है, किसी को भी अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो किसी को भी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं सिखाया जाता है या सिखाया जाना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। सबको आता है, सारी चीजें सबको आती है। क्या चीज डिफरेंट होती है, ये चीजें वो है जो डिफरेंट होती है, जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस को डिफरेंट करती है और जो सभी लोगों को अलग करती है, और हर किसी के पास ये अलग तरीके से होती है, और वही शायद हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। और केवल इस ट्रेनिंग या वर्कशॉप का यही मकसद होता है।